सर फील करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इतने सारे बधाई संदेश पापा के पास, भाई के पास, पिताजी के पास, माँ के पास, मेरे पास, हम जवाब देते देते इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे पूरा राजस्थान एक साथ यूनाइट हो गया है। गट्टे पे बैठे हुए ताऊ जी टोक देते थे, अरे छोरा कट्ठे हुए हैं, या बाई इतना ना कटे जा रही है। तो वो अपने आप में एक हिचक रहती थी कि कुछ गलत नहीं होगा, ताऊ जी बैठे हैं, डर था ताऊ जी का। अब वो ताऊ जी कहाँ चले गए हैं, मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। RAS 2018 के रिजल्ट आ चुके हैं और सीकर और शेखावाटी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो टॉपर है यानी फर्स्ट रैंक है वो हमारे सीकर से है, लेकिन साथ ही झुंझुनू से भी है। हमारे साथ हैं मुक्ता राव जी। आप RAS 2018 की टॉपर हैं और आप चिड़ावा झुंझुनू की बेटी हैं और सीकर में नेतड़वास जो गांव है छोटा सा, वो आपका ससुराल है। तो दोनों ही जिलों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपने RAS 2018 टॉप किया है। आपको सबसे पहले तो सीकर संदेश की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इनफैक्ट आपने इतने प्यार से परिचय दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दोनों जिलों की बेटी हूँ, पर अभी तो मुझे लगता है कि मैं पूरे राजस्थान की बेटी हूँ और इस कार्य को आगे चुनौती के रूप में लेके जाना है मुझे। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि आप पूरे राजस्थान की बेटी हैं और बहुत सारी ऐसी बेटियां भी हैं जो और बहुत सारे तरीके के एग्ज़ाम्स में एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रही हैं। उनके लिए भी आप अब एक रोल मॉडल हैं कि उन्हें आपको देखकर तैयारी करनी है कि अगर आप कर सकती हैं तो वो भी कर सकती हैं, तो उनके लिए भी आप रोल मॉडल हो गई हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे तो मतलब आपका इंटरव्यू लेते इतनी खुशी हो रही है, तो आपकी खुशी का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? सर सच बताऊं तो रैंक 1 की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। ये सोचा था कि शायद सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और मैंने तैयारी बहुत टाइम से कर रही हूँ। अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी। रैंक 1 आना सौभाग्य की बात है और आई एम रियली फीलिंग इलेटेड। आई एम सो हैप्पी। फैमिली, क्योंकि परिवार होता है वो हमेशा चाहता है कि उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा बेहतर करें सर्टेनली, और वो खूब नाम कमाए जी। और आपने ऐसा किया है। आपने सिर्फ परिवारों के लिए नहीं बल्कि जिलों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए आपने ऐसा किया है। तो परिवार वाले क्या कह रहे हैं, कैसा उन्हें फील हो रहा है? सर फील करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इतने सारे बधाई संदेश पापा के पास, भाई के पास, पिताजी के पास, माँ के पास, मेरे पास, हम जवाब देते देते इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे पूरा राजस्थान एक साथ यूनाइट हो गया है। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मैं सबको दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। उनको जिनको मैंने थैंक यू का जवाब दिया है, उनका जिनका मैसेज मैंने अभी रीड करके रिप्लाई नहीं किया है, आई एम सॉरी, मैं जल्दी ही करूँगी, पर थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेज़। बिल्कुल। आपने कब ये डिसाइड किया कि आपको RAS एग्ज़ाम आपको फाइट करना है? इससे पहले आपने क्या किया है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। और सर मैंने 2005 में MC किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से। अच्छा। उसके बाद मैंने इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज कंपनी ज्वाइन की। मैंने मोहाली में काम किया है, मैसूर में मैंने ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद मैंने गुड़गांव में भी बहुत सारी IT कंपनीज़ में जॉब की। फिर मेरा बेटा हो गया तो मैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने लग गई थी और जब वो स्कूल जाने लग गया तो थोड़ा टाइम अच्छा बचने लग गया था। ओके। फिर पिताजी ने कहा कि बिटिया मैं चाहता हूँ कि तुम RAS की तैयारी करो, तुम दे सकती हो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे विश्वास है। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम फाइनेंशियली समृद्ध हैं, जो रिसोर्स चाहिए सब मिलेंगे, जितना प्यार स्नेह माहौल जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं जिन पिताजी की बात कर रही हूँ मेरे ससुर जी हैं, पर पता नहीं उनको ससुर जी बोलती हूँ तो मुझे बुरा लगता है क्योंकि वो मेरे रियल फादर ही हैं एक तरह से। उन्होंने मुझे कभी बहू जैसा महसूस ही नहीं होने दिया। अच्छा। तो इट्स लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पिताजी ने मुझे मोटिवेट किया। फिर अंदर से इंस्पिरेशन भी थी। मैं एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ, लगता था सोसाइटी को वापस देने के लिए कुछ करना चाहिए। वो एक अच्छा क्लिक था। मैं ये कहूँगी कि हाँ, मैंने 2015 अचानक जॉब छोड़ दी और सोचा कि अब इधर कूदते हैं, इधर काम करते हैं। संघर्ष किया और सफलता मिली। सौभाग्य की बात है सर। बिल्कुल। आपके फादर साहब से कल मेरी बात हुई थी और उनकी आवाज़ में जो एनर्जी थी, जो खुशी थी, वो फ़ोन पे भी मैं फील कर पा रहा था। तो जाहिर है अगर वो ये चाहते थे और आपने उनका सपना साकार किया है तो उन्हें बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा। सर्टेनली सर। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो उसके बाद में हम ये मानते हैं कि सारी दुनिया का सपोर्ट एक तरफ और हमारे स्पाउस का सपोर्ट एक तरफ। अनडाउटेडली तो वो कैसा रहा? आपके हस्बैंड भी प्रोफेसर हैं, विजयपाल जी ढाका। बिल्कुल सर। तो कैसे मैनेज किया?
एक तो सर वो सदा से ही सपोर्टिव रहे हैं। अच्छा। उनका नेचर ही ऐसा है। मुझे लगता है कि ये ना पारिवारिक वैल्यूज़ हैं जो पिताजी से उनको मिली, और वो खुद अपने बच्चे को सामने फॉरवर्ड कर रहे हैं। उनकी बहनें भी सारी पढ़ी लिखी हैं और जॉब भी करती हैं। इनफैक्ट मेरी एक दीदी तो सरपंच भी रही हैं और अभी वो वार्ड मेंबर भी हैं। अच्छा। तो परिवार में पढ़ने का माहौल सदा से ही था। सेकेंडली उनको हमेशा से ये लगता था कि मैं अंडर यूटिलाइज्ड हूँ। उनको ये लगता था कि मेरी काबिलियत जो है ना वो थोड़ा और अच्छा करने की है। दूसरा, अक्सर वो मुझे कोई भी ऐसा कार्य करते हुए देखते थे जिसमें मैं किसी की भी हेल्प कर पाऊँ तो कहते थे तुम इसको प्रोफेशन के रूप में क्यों नहीं अपनाती जब तुमको इतना खुशी देता है। कुछ कुछ छोटी छोटी इंस्टेंसेस में बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी मेड के लिए विधवा कोटे में फॉर्म डाल दिया, उनको मिलने लग गई पेंशन, वो उनका हक था, सरकारी योजना है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका फॉर्म दिलाना या उनको बताना। ऐसे ही एक बूढ़ी सी आंटी है जो मेरी सोसाइटी में डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती है, उनकी पोती की शादी थी। अब घर में उनके कमाने वाला कोई नहीं था, उनके बेटे भी नहीं थे। तो मैंने उनको कहा कि आंटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है यदि आप अप्लाई करें। तो वो उनकी आंखों में जो चमक थी, कैसे आप बता दो मैडम जी। मैं कहा पहली बात तो मैडम जी नहीं, मुझे आप ना प्यार से बेटी बोल सकते हैं और आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कैसे हेल्प करनी है। तो उनको जब 51,000 रुपीज़ मिले सरकार की तरफ से तो उनकी पोती की शादी में बहुत हेल्प हुई। ये सारे कार्य करने के बाद में जो खुशी होती है वो खुशी शायद मैं अपनी तरफ से पैसे देती तो उससे ज़्यादा बड़ी खुशी थी। वो उनका हक था, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बताया। तो ऐसे कार्य जब करती हूँ तो मेरे हस्बैंड को लगता था कि जब ऐसा आप काम कर रही हैं उसमें खुशी मिलती है तो क्यों ना इस सेक्टर में भी कूदा जाए। तो आई एम हैप्पी कि उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। ही इज़ बीन माई बैकबोन एवरी टाइम। जब भी ऐसा लगता था कि भर्ती कोर्ट में चली गई है या शायद डिले हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ही हैज़ बीन अ सपोर्टिव फोर्स सेइंग तुम चिंता मत करो, वी आर वेरी स्टेबल एंड आई एम श्योर तुम कर पाओगी। ये शब्द भी अपने आप में बहुत होते हैं सर, बिल्कुल जो क्विट करने से रोकते हैं। हाँ, सही है। वरना शायद मैं क्विट कर सकती थी, मैं कह सकती थी कि अब ठीक है वापस आईटी में चले जाते हैं, पता नहीं भविष्य भर्ती का क्या होगा, कितने सालों बाद आएगी, कुछ नहीं पता होता। जब अनसर्टेनिटी आती थी तब उनके मोटिवेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं या जो लोग जिनका रैंक अलग है, उन लोगों के मन में एक सवाल तो उठता होगा कि ये टॉपर के बीच में और बाकी की जो रैंक्स होती हैं उनके बीच में क्या फ़र्क होता है, कैसे एक टॉपर? कोई फ़र्क नहीं होता। वो सब मेरे भाई बहन जिन्होंने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ तक आए हैं वो सब इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। ये मेरे लिए समझ लीजिए कि थोड़ा सौभाग्य रहा होगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे याद आ गया होगा और हो सकता है किसी और को नहीं आया होगा। इट्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फ्यू मार्क्स। एवरीबडी इज इक्वली कॉम्पिटेंट हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर एनी सर्विस। एवरीबडी इज सो कॉम्पिटेंट, सो कैपेबल। मैं सबको कहना चाहूँगी कि रैंक 1 इज नथिंग। we are there to serve the society. We are going to be public servants and we all are equal. It is just a matter of chance sir, और कुछ भी नहीं है। कोई टॉपर्स के नए दो सींग नहीं होते, कोई एक्स्ट्रा हाथ नहीं होते, सब एक जैसे होते हैं सर। बिल्कुल। अब जिनकी रैंक 2 आई है हो सकता है उनकी मुझसे हो सकता है सेम मार्क्स हों, अभी मार्क्स अभी आए नहीं है, हो सकता है उनके सेम मार्क्स हों, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ बड़ी है तो हो सकता है कि मुझे फर्स्ट रैंक मिले, जैसे पिछली बार हुआ था चारण साहब के साथ में, और जो उनके साथ में सेकंड रैंक होल्डर सचिन यादव जी थे, उन दोनों के सेम स्कोर था सर। सिर्फ इतना है कि डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस था तो चारण साहब को रैंक 1 मिल गई। तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ चांस सर, नथिंग एल्स। वी ऑल आर इक्वल। कैपेबिलिटीज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कोई मुझसे ज़्यादा कैपेबल हो सकता क्या पक्का होगा। अभी तो हम मोटिस में देखेंगे तो बिल्कुल नया नया टैलेंट निकल करके आएगा। और एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं मेरे को मित्र मिलेंगे, नए सहकर्मी मिलेंगे और नए टैलेंटेड लोग मिलेंगे, नए कलाकार मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई एम सो एक्साइटेड सर। नहीं, डेफिनेटली जिस फील्ड में अब आप आए हैं तो आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। लेकिन यहाँ आपने जैसे बताया कि कुछ लोगों की आपने मदद करी, लेकिन अब आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पे मदद करना आपकी ड्यूटी होगी, काम है सर वो। एक्चुअली वी विल बी पेड फॉर दैट। बिल्कुल, उसमें कुछ नई चीज नहीं करेंगे हम। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम अपनी पॉकेट से नहीं कर रहे हैं, वी आर बीइंग पेड फॉर दैट एंड इट हैज टू बी अंडरस्टैंड बाय एवरीबडी इन एवरी फील्ड। ऐसी नहीं कि सिर्फ पब्लिक सर्विस में ही। जब कोई टीचर है बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो नया काम नहीं कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी है, उसके लिए उसको सैलरी मिल रही है। अगर वो उसको नवाचार के नए तरीके सिखाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उसको किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं, तो भी मैं ये कहूँगी कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी उनकी ड्यूटी है। बिल्कुल सही है। और देश का भविष्य सर, मतलब बच्चों को पढ़ाने वाला जो भविष्य है, मुझे लगता है उसके लिए तो सबको काम करना ही चाहिए। वो तो नोबल कोज है और समथिंग टू बी डन सर्टेनली फॉर इट।
डेफिनेटली आपने जैसे बताया कि 2016 में आपका रैंक ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो आपने 2018 में फिर से फाइट किया और आपने Certainly, sir. टॉप किया, तो ये जस्टिफाई हो गया कि आपने 2016 से 2018 में फिर से जो अटेम्प्ट आपने किया। मैं इम्प्रूव किया था सर बस। हाँ, अब इससे क्या होता है कि जब इस तरह की कहानियां लोगों के सामने आती है और फिर जब आप पब्लिक सर्विस में आते हैं तो लोगों की एक उम्मीद हो जाती है, लोग आपको फिर जानते हैं कि ये वो टॉपर थी जो आज हमारी, आप कहीं पे आरएएस जब आप अपनी ड्यूटी पर आप पहुंचेंगे तो लोगों को कुछ को याद रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर आप अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में उस सिस्टम में जब उतरेंगे तो काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं होती है, तो क्या लगता है आपको कैसा रहेगा, कैसे आप डील करेंगे? एक तो जितना समाज को समझ पाई हूँ, जितना एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाई हूँ, मुझे लगता है मेरी वो समझ अभी बहुत कमज़ोर है, मुझे उसके लिए ट्रेनिंग मिलेगी। दूसरी बात ये कि व्हेन समबडी इज़ गोइंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, देयर आर सर्टन रूल्स एंड पॉलिसीज दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट एंड यू हैव टू 100% फॉलो। तो वो उनको फॉलो करते हुए काम करना है और लोगों के एस्पायरेशंस को कंप्लीट करना है। ऑफ कोर्स अगेन आई एम कोटिंग, एवरी ब्यूरोक्रेट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, सो सर्विस शैल बी द प्रायोरिटी। यदि किसी कोई स्पेशल ऐसा आता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जिसके बारे में सोचा नहीं, ऐसी समस्या आती है, तो ऐसी समस्या को डील करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। सीनियर से गाइडेंस ली जा सकती है, एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, किसी और के एक्सपीरियंस को कोट करते हुए काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली काम तो करना ही है सर। बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको करनी होंगी। कोई क्या एक ऐसा सेगमेंट है या कोई एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कुछ ज़्यादा बेहतर करना चाहेंगी कि ठीक है अपन बाकी सारे काम तो करेंगे लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अपन ज़्यादा ध्यान देंगे, कुछ ऐसा समाज में जो आज तक आपने देखा? सर मुझे लगता है कि इसमें ना 3-4 ऐसे डायमेंशंस हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैंने जैसे कल के कुछ इंटरव्यूज़ में भी कोट किया था कि वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, रिसर्च भी हो रही है और हम देख भी रहे हैं, फ़ोन पे भी है। मुझे लगता है नॉट ओनली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, it has to be a social work also, social it should come from the society itself. Just for an instance, आपके माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि हमें उन सारी पुरानी वैल्यूज़ को जिंदा करने की ज़रूरत है जो हमारे समाज का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करती थी। समाज में हम मानते थे कि गांव की बहन बेटी जो है ना, जैसे बहुत एग्जाम्पल सुने होंगे कि गांव की बेटी की शादी गांव में नहीं होती, चाहे किसी और गोत्र में हो, लेकिन गांव में नहीं होती थी क्योंकि हम सारे गांव की बहन बेटी को एक दर्जे से मानते थे। बिल्कुल। गट्टे पे बैठे हुए ताऊ जी टोक देते थे, अरे छोरा कट्ठे हुआ है या बाई तना कटे जा रही है, तो वो अपने आप में एक हिचक रहती थी कि कुछ गलत नहीं होगा, ताऊ जी बैठे हैं, डर था ताऊ जी का। अब वो ताऊ जी कहाँ चले गए हैं, मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं उन सब बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका योगदान लोगों को डिसिप्लिन रखने के लिए इनएविटेबल है, उसको कोई मुकाबला नहीं, चाहे कितने भी हम पुलिस वालों को खड़ा कर दें, कितनी भी ड्यूटी लगवा दें, वो जो योगदान है वो 24/7 अवेलेबल होता था। और उन सारे ताऊजियों की, दादाजी की, सबकी हमें ज़रूरत है इस समाज को वापस लाइन में लाने के लिए। तो वुमेन सिक्योरिटी इज़ एन एरिया जिसमें हमें काम करना है। दूसरा मुझे समझ में आता है कि सीकर में जैसे हम जानते हैं एक कोचिंग हब बन चुका है, राइट, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल। वो एज ऐसी है, 15, 16, 17 साल की उम्र में बच्चे कोचिंग करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है उनके लिए काउंसलर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हर एक कोचिंग सेंटर में। मैं चाहूँगी कि वो भी डिप्लॉय करें, हम भी बच्चों को गाइड करें, टाइम टू टाइम ऐसे सेशंस रखें कि बच्चे दिग्भ्रमित नहीं हों, उनके मन में डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स नहीं आए, वो अपने लक्ष्य को अच्छे से पूरा करें। लेकिन यदि नहीं कर पाते तो उनके पास प्लान बी भी रेडी हो, उनमें इतना हौसला हो कि मुझे प्लान ए नहीं मिला तो मैं बी की तरफ स्विच करूँ, उधर करियर बनाऊँ। राइट, मुझे वो यह लगता है कि उसमें मुझे बहुत काम करने की आवश्यकता है। सर थर्ड ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है राजस्थान में, उस पर काम किया जाना चाहिए और उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी सरकार ने चला रखी है, उनको एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ये 3-4 हेल्थ को तो हम भूल ही नहीं सकते, कोरोना ने हमें अच्छे से याद दिलाया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ में सबका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी काम करेंगे सर। डेफिनेटली आपने जो चीज़ें बताई मैं भी काफ़ी सहमत हूँ। और वुमेन सेफ्टी में जो आपने कहा तो वो एक कायदा होता था जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिसिप्लिन जाती थी सर, बिल्कुल। बहुत सारे अपराध होने से पहले रुक जाते थे, लड़का हो चाहे लड़की हो सब कायदा रखते थे। और इससे भी मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो जो सज्जन है वो आपके गांव के हैं या नहीं है, बस अगर उम्र की इज्जत होती थी सर, बस वो उम्र की इज्जत होती थी।
और यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट है वो आप सब लोगों को भी रिमाइंड कराना चाहूँगा कि एक परिवार था जो जीण माता जी के दर्शन करके और सीकर आ रहा था एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ पे उनकी बेटी थी मेरे ख्याल से 12-15 साल के आसपास, और उसके साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ करी बस के अंदर ही, और वहाँ पे पूरी बस में कोई नहीं बोला। और परिवार ने जाते हुए ये कहा कि हमें बहुत दुख है कि हम ऐसी जगह पे आए और हमारे साथ ये हुआ। अब ये जो एटीट्यूड है ना सर कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी और के साथ हो रहा है, मेरी बहन के साथ है, मेरी बेटी के साथ नहीं हो रहा। जब आपने किसी और के साथ होने वाले को हवा दी है, कल आपको नंबर भी आएगा। बिल्कुल, तो यही चीजें हैं ये जो सोशल लोगों ने वैल्यूज़ की, समझना हाँ, बंद कर दिया सोशल है। वैल्यूज़ को हमें वापस से जगाना होगा। इस हम सोसाइटी की तरफ से कल्चरल वैल्यूज़ पे थोड़ा पीछे जा रहे हैं, मुझे लगता है वापस ठीक करना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल, उम्मीद है पूरी कि जब आप ऑन ड्यूटी होंगे तो आप ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और एक समाज में चेंज लाने की जो शुरुआत प्रयास है करूंगी सर। वो आपसे होगी, और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात होगी कि फिर उसमें हम भी कह सकेंगे कि हमारे सीकर से है, ज़रूर सर, जिन्होंने ज़रूर, ऐसी बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत करी है। मैं चाहता हूं कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की या किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में हो, चाहे जो बच्चे या आपके छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनके लिए आप कुछ कहें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोचिंग के बच्चे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज के लाइफ में मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, कोई भी इंसान है ना, तो वो अपने काम में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लोग फैमिली में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं। तो आपके एकेडमिक्स के और रियल लाइफ जो आपके एक्सपीरियंस हैं फैमिली में भी, उस एक्सपीरियंस के साथ आप कुछ बातें बताएं ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि उनके जो सोचने का तरीका है उसमें अगर ज़रा सा बदलाव किया जाए तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब सर, एक तो फंडामेंटल रूल ये है कि मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आपको मेहनत करेंगे तो परिणाम ज़रूर मिलेगा, लेकिन साथ में जैसे कि आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट्स को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें तो खुद सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि हम कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किन चीज़ों से। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए स्टार्ट हुए, आपने एक शर्ट को देखना शुरू किया, आप टी शर्ट पे स्विच कर गए, उसके बाद में सोचा एक जीन्स भी देख लेता हूँ। अल्टीमेटली आपके कार्ट में तो आपने 15 आइटम जोड़ लिए, खरीदा एक भी नहीं, तो आपके 2 घंटे खराब हो गए। बिल्कुल। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू डू अ सेल्फ इवैल्यूएशन। सेकेंडली, मोबाइल फ़ोन सर्टनली डिस्ट्रैक्ट करता है। यूट्यूब पे आप एक वीडियो देखना शुरू करते हैं और फिर कब 3 घंटे ख़राब हो जाते हैं आइडिया ही नहीं होता। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सबसे पहले ये देखें कि हम कहाँ अपना समय डाल रहे हैं। और मैंने एक बहुत फेमस कोट पढ़ा था किसी से कि वॉट एवर यू इन्वेस्ट विल ग्रो। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन टाइम वेस्टेज, योर टाइम वेस्टेज विल ऑल्सो ग्रो। न्यूटन सर ने कहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यू वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड इवेल्युएट कि मैं अपना टाइम कहाँ दे रहा हूँ। जहाँ ख़राब हो रहा है उसको निकालिए, और अपने आप के साथ में, जैसे पहले कहते थे ना कि आपने चोटी पे गांठ बांध ली और लटका दिया है, तो वो याद रखने के लिए था। तो अपने सामने एक याद रखिए, अपना एक गोल बना के रखिए कि मैं अपने आप को RAS बनते हुए या इनफैक्ट कोई भी एग्जामिनेशन AN बनते हुए देखना चाहता हूँ, और उस गोल को अपने आप को रोज़ याद दिलाइए। आई एम श्योर अगर आपको गोल याद रहेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। थोड़े दिन अपने मन को कड़ा रखना पड़ता है, फिर उसकी आदत हो जाती है सर। लाइक मैंने पिछले 10 साल में कभी टीवी नहीं देखा। अच्छा। हाँ, ये मुझे इसकी, मैंने सीरियसली, मेरे इंटरव्यूज़ भी आए होंगे, लोगों ने बताए भी हैं, लोग आके देखे हुए हैं, पर मैंने इंटरव्यूज़ देख भी नहीं पाई और शायद देखूंगी भी नहीं। अच्छा। मुझे वो टाइम वेस्टेज लगता है। न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आपके लिए इतना काफ़ी है। क्योंकि समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा, कोई भी परीक्षा समय मांगती है। तो 24 घंटे सभी को मिलते हैं, मुझे भी कोई 48 घंटे नहीं मिले और किसी भी और अभ्यर्थी को भी नहीं मिलेंगे, तो आपको उसी को मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे मैं ये वापस से एक बार पूछना चाहूँगा कि फिर आपने एग्ज़ाम के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे आपने कैसे, मतलब आपके अपने जो 24 आवर्स है उनको कैसे आपने मैनेज किया था? सर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे, जिसमें हम 3 फ्रेंड्स थे, लतिका, मैं और अंजू। अच्छा। हम तीनों ने डिसाइड कर रखा था कि 1 घंटे हर रोज़ हम बात करेंगे, लेकिन किन टॉपिक्स पे बात होनी है और टॉपिक्स हम रोज़ पहले ही बता देते हैं कि इन 3-4 टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। स्ट्रिक्टली 1 घंटे का डिस्कशन, कोई इधर उधर की बात नहीं, और बंद कर दिया। उस ग्रुप में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते थे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड था। उसके अलावा मैं किसी ग्रुप का मेंबर नहीं थी, और मैंने किसी को व्हाट्सएप पे हेलो भी नहीं भेजा। मेरे लिए व्हाट्सएप सिर्फ उस ग्रुप के लिए बना हुआ था, और उसका परिणाम है कि उन दोनों बहनों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, उनका परिणाम भी अच्छा आया है, और वो फिर से एक बार प्रयास करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि वो सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आएँ। तो इस प्रकार से कीजिए। दूसरा, ऑडियो नोट्स बनाए सर मैंने। अब जैसे किचन में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने ऑडियो नोट्स अपनी ही आवाज़ में बना रखे हैं और बार बार उनको सुनेंगे तो आपको 100% याद होंगे। हिंदी को याद करना बहुत मुश्किल होता है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे,
इंग्लिश के भी ऐसे ही, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं और इनको सिर्फ आपको लर्न ही करना है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली, वो दिस वॉज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर, पर उसका मैंने ऑडियो नोट्स बनाए, खुद सुनती थी। एक चीज़ को आपने 20 बार सुन लिया तो 100% याद होगा। तो 20 दिन में आप किसी भी टॉपिक को कंठस्थ कर सकते हैं यदि आपने ऑडियो नोट्स बना लिए। तो मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस प्रकार से किया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने स्पीकर पर लगा के कोई यूट्यूब का वीडियो चला दिया है, जैसे स्टडी IQ का वीडियो मैं बहुत देखती थी नॉलेज बढ़ाने के लिए। पूरे घर में वो आवाज़ आ रही है, बट कोई घर में और कोई है नहीं, तो मैं पूरे घर में अगर सफाई भी कर रही हूँ तो मुझे वो सुन रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखने पड़ेंगे कि आपके पास क्या वेज और मीन्स हैं, क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रखिए। आपको पता है कि ये समस्या है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है, तो समस्या को मत देखिए, सोल्यूशन की तरफ देखिए और उसको इम्प्लीमेंट करके समस्या को हटा दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बातें बताई और मेरे ख्याल से आप सब लोगों के लिए भी ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। और हम बात कर रहे थे RAS 2018 की टॉपर मुक्ता राव जी से। आप हमारे सीकर, आपका ससुराल है और आप झुंझुनू चिड़ावा की रहने वाली हैं और हम दोनों ही परिवारों को, आपके सभी जो रिश्तेदार हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देंगे कि आप लोगों के प्रयास की वजह से और आपके साथ की वजह से मुक्ता राव जी हैं जो टॉप कर पाई हैं RAS 2018 को, और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मैं आभारी हूं सर, थैंक यू सो मच सर। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और फील्ड में जब आप जाएं तो आप सीकर और शेखावटी के नाम को और ज़्यादा शाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। फील्ड